एवरीवन, दिस इज जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर लाइट, जो काफ़ी लंबा चैप्टर है और लगभग इसमें 3 से 4 दिन लगेंगे। दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं और अच्छे तरीके से आप देखते हैं तो आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप मेरे पे इतना विश्वास करके देखिए और लास्ट तक आप देखिए कम से कम। और जब भी आपको टाइम मिले तो आप पूरे वीडियो देखिए शुरू से अंत तक। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो काफ़ी कम ही देखते हैं और ऊपर मतलब बढ़ा बढ़ा के इस तरीके से देख लेता है, तो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आपको देखना है तो आप पूरे देखिए, नहीं तो अदरवाइज मत देखिए। पूरे शुरू से अंत तक देखेंगे आपको तभी कुछ समझ में आएगा और आपको क्वेश्चन बनेगा। अदरवाइज आप इधर उधर से पढ़ते रहेंगे, टाइम पास आपका होता रहेगा, कहीं भी आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे रोज़ आपको डेली सीक्वेंस में आपको मिलता है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर, फिजिक्स के प्ले लिस्ट में जाकर शुरू से आप अंत तक देख सकते हैं सारे वीडियो, और वहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा इसके बाद, चैप्टर के बाद। तो इसीलिए आप पहले चैप्टर आप ध्यान से पढ़िए। इसके बाद इससे पहले मैंने यूनिट एंड डायमेंशन का दे दिया है, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं फिजिक्स में। उसका क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके, और वहाँ पे जो है ऑल का जो ऑप्शन आएगा ऑल कर लीजिए, जिससे आपको जितना भी मैं वीडियो यहाँ से सेंड करूँगा आपको आपके पास ऑलरेडी पहुँच जाएगा। अदरवाइज शेयर के माध्यम से आपको जाता होगा, तो हमेशा तो शेयर किया नहीं जाएगा। तो इसलिए आप जो है ना ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो कम से कम ग्रुप डी आने वाला है। ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जितना भी वनडे एग्ज़ाम है, चाहे पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल, जो भी है, हर चीज़ के लिए, सबके लिए, जिसमें साइंस पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर साइंस पूछा जाता है तो आपको इसी टॉपिक, इसी से रहेगा, आपको इसी नोट से रहेगा। तो इसे आप नोट्स भी कर सकते हैं अच्छे से। इसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए खुद से, हाथों से, और याद भी रहेगा चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं। चलिए, पहला है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए, स्कैटरिंग का मतलब होता है कि फैलाव, यानी कि जब लाइट किसी कण से टकरा कर चारों तरफ फैल जाता है तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए क्या होगा? देखिए, अगर आपको कुछ नहीं पता तभी भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? कि अगर नेचुरल हो और बिग हो, यानी कि सबसे बड़ा, बिगर और नेचुरल ऑब्जेक्ट हो, उसका कोई कलर हो, तो वो जो है ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हो। जैसे बहुत ही बड़ा हो और प्राकृतिक का दिया हो, जैसे आकाश का नीला दिखना, कुहासा और बादलों का उजला दिखना, सनसेट यानी कि सन को उगते समय और डूबते समय दोनों समय रेड दिखना। इसके बाद ये सारे जो है ये सभी के सभी आपको क्या है, समुद्र को नीला दिखना, ये सारे के सारे क्या है, बहुत बड़ा है, और ये सारे प्रकृति का देन है, आदमी ने तो बनाया नहीं है। तो इस सारे जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है, सारे परिकिरणन के कारण है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही इसका रंग जो है ना, रंग इसका डिसाइड किया गया है। तो आपको जो है, चाहे आपको समुद्र का नीला दिखना भी, चाहे आकाश, होता है क्या है, चारों तरफ फैल जाता है। होता है क्या है, मेन जो रीज़न है आकाश का नीला दिखना क्यों? क्योंकि आकाश में नीला रंग तेज़ी से फैलता है, क्योंकि नीला रंग का जो होता है लेमडा, यानी कि तरंगदैर्घ्य काफ़ी जो है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है नीला रंग का, और एनर्जी ज़्यादा होता है। एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वो फैल जाता है। तो फैल जाता है, इसीलिए जो है ना नीला नीला दिखता है, क्योंकि ज़्यादा वही फैलता है, और अदरवाइज दूसरा कलर जो है कम फैलता है। तो इसलिए मुझे आकाश नीला दिखाई देता है, यही मेन रीज़न है। चलिए दोस्तों, तो इसमें भी जो है ना, अगर आपको यूपीएससी बीपीएससी लेवल का पूछता है तो उसमें थोड़ा सा और डीपली में पूछेगा। तो उसमें स्कैटरिंग भी 2-3 टाइप के होते हैं, तो उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्कैटरिंग होता है। चलिए, पहला है ब्लू कलर ऑफ स्काई। ये जो है ना रिले स्कैटरिंग के कारण होता है। इसके जबकि जो बादलों और कुहासे का उजला दिखना जो होता है वो मी स्कैटरिंग के कारण होता है। इसके बाद रेड कलर ऑफ द सनसेट, या सनसेट एंड सनसेट होगा, या सनराइज के समय ये जो है रेड दिखना, ये जो है ना रिले स्कैटरिंग कारण होता है। आप देखते हैं रिले स्कैटरिंग होता क्या है। देखिए, रिले स्कैटरिंग होता है कि जब धूलकण वगैरह से जब वायुमंडल इस तरीके से, वायुमंडल में धूलकण वगैरह से जब टकराएगा तो ये लाइट फैल जाएगा चारों तरफ।
ठीक है, इधर उधर फैल जाएगा, तो उसी को हम कहेंगे, यानी कि ये स्मॉल पार्टिकल के लिए होगा रिले स्कैटरिंग, जबकि बिग पार्टिकल के लिए होगा मी स्कैटरिंग। जैसे आपको जैसे बादलों और कुहासे का उसमें क्या होता है, ड्रॉपलेट होता है वाटर का, वाटर के ड्रॉपलेट बहुत बड़ा होता है, उससे जब टकराएगा तो वहाँ पे वो बड़े पार्टिकल है, तब वह मी स्कैटरिंग लगेगा। आप इतना ध्यान रखिए, रिले स्कैटरिंग और मी स्कैटरिंग में दोनों में ये डिफरेंस है कि रिले स्कैटरिंग के अंदर छोटे पार्टिकल पे लाइट टकराता है और चारों तरफ फैल जाता है, जबकि मी स्कैटरिंग में बहुत बड़े पार्टिकल पे लाइट टकराता है और लाइट फैल जाता है, तो उसको मी स्कैटरिंग हुआ, जैसे बादलों और कुहासों का उजला दिखना। ठीक है, यही थोड़ा सा अंतर है। इसके बाद में आपका चाहे रेड कलर ऑफ सन का जो है रेड कलर दिखना सनसेट या सनराइज के समय, तो वो भी आपका रिले स्कैटरिंग में आ जाएंगे, क्योंकि धूलकण से ही टकरा कर जो है रे टकरा कर चारों तरफ फैल जाता है। इसके बाद ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ये जो है ना रमन स्केटिंग, आप याद रखिएगा रमन स्केटिंग ये इंडिया के ही रमन स्केटिंग है, जो 1930 में नोबेल प्राइज़ इनको मिला था। आपको ये जीके में याद भी करना पड़ेगा। चलिए, स्केटिंग होता क्या है ये मैंने समझा दिया है, यही बताया गया यहाँ पे। रिले स्केटिंग ने एक थ्योरी दिया है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है थ्योरी। देखिए, स्कैटरिंग जो है एस से डिनोट किया गया है यहाँ पे, और एस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/λ⁴। यानी कि इसका मतलब हुआ कि लेमडा को अगर बढ़ाएंगे तो स्कैटरिंग जो है ना, लेमडा बढ़ेगा तो स्कैटरिंग घटेगा, और लेमडा घटेगा तो स्कैटरिंग बढ़ेगा। लेमडा किसका कम होता है? लेमडा जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है वो रेड लाइट का होता है, इसलिए स्कैटरिंग कम होता है। और वायलेट का जो है ना, वायलेट का ब्लू का जो है सबसे, तो आप कहिएगा सर वायलेट ज़्यादा फैलना चाहिए तो आपको ब्लू क्यों दिखता है? देखिए, मेरे आँख के लिए जो है ना सबसे अच्छा ब्लू सुगराही होता है और सबसे अच्छा दिखता है, इसीलिए इस सभी जो तीनों मिलकर नीचे का कलर जो है ना ब्लू कलर ही दिखेगा आपको। एक तरीके से ये तीनों नीचे का कलर मिल जाता है और ब्लू कलर दिखता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। नहीं तो वायलेट कलर दिखेगा आपको, बैगनी जामुनी ये सब दिखाई देगा, ये सारे मिलकर जो है ना ब्लू कलर दिखेगा। तो लेमडा पे डिपेंड करता है। लेमडा जो है ना सबसे ज़्यादा जो होता है वो रेड लाइट का होता है और सबसे कम वायलेट का होता है, इसीलिए वायलेट तेज़ी से फैल जाता है, उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। आपको आगे रिलेशन बताएंगे लेमडा और एनर्जी में क्या रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे लिखाया गया है इस तरीके से, आप यहाँ देख सकते हैं, ये अच्छे से समझ सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाया गया है। चलिए यहाँ देखिए, लेमडा जो है ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगा, जैसे रेड लाइट में दिखाया गया है। लेमडा कम होता है किसका? ब्लू कलर का, तो स्कैटरिंग इसका ज़्यादा होगा। तो हमारे आँखों के नीले रंग के लिए ज़्यादा सुगराई होता है, ये मैंने पहले से बता दिया है। ये देखिए, अब मैंने जितना पॉइंट बोल रहा हूँ ना सारे पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे सारे ध्यान से सुनिए, आप इसको अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए। रिले स्कैटरिंग इज वैलिड ओनली फॉर द साइज ऑफ द स्मॉल पार्टिकल व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट से जो है ना स्मॉल पार्टिकल हो तो उसके लिए जो है ना रिले स्कैटरिंग काम करता है, अदरवाइज मी स्कैटरिंग होगा बड़े पार्टिकल के लिए। तो मी स्कैटरिंग नीचे लिखा हुआ है, मी स्कैटरिंग बड़े पार्टिकल के लिए है ओनली। देखिए, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर व्हेन साइज ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट से बड़ा है पार्टिकल तो उसमें हम मी स्कैटरिंग देते हैं। ऑल कलर इक्वली स्कैटरिंग, इसमें सारे कलर जो है इक्वली स्कैटरिंग करता है यहाँ पे वाइट कलर में, इसीलिए आपको वाइट दिखता है। सारे कलर जब एक तरीके से फैल जाता है और सारे कलर आपके आँख में आने लगे तो उस समय वाइट दिखता है, इसीलिए वाइट दिखता है यहाँ पे बादलों और कुहासे वगैरह। जबकि वहाँ पे रिले स्कैटरिंग के अंदर सारे कलर इक्वली नहीं होता था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना ब्लू कलर जो है आपको ज़्यादा, वायलेट कलर ज़्यादा फैलता है, जामुनी भी फैलता है और नीला भी फैलता है, ये तीनों मिलकर आपको नीला दिखता है। ठीक है, खतरे का निशान लाल रंग के इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होती है और ये हमारे आँखों पे तेज़ी से आ जाती है, इसका एनर्जी कम होती है इसलिए ज़्यादा ट्रैवल करता है, इसका तरंगधैर्घ्य ज़्यादा होता है। तरंगधैर्घ्य का मतलब होता है, एक बार बता देता हूँ तरंगधैर्घ्य क्या होता है। देखिए, तरंगधैर्घ्य जो होता है इस तरीके से आपका होता है, तो यहाँ से दोनों के बीच में, यहाँ लेमडा बीच में डिस्टेंस जो होता है वो लेमडा कहलाता है। चाहे आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ये बीच का दूरी, यहाँ से ये लेमडा हो सकता है। ठीक है, ये लेमडा होता है, तो आपका डिस्टेंस होता है दो गर्त के बीच में कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस है तो वो लेमडा कहलाता है। लेमडा जितना ज़्यादा होगा उतना ही तेज़ी से मेरी आँखों के पास आ जाएगा और जितना ही तेज़ी से इसका ट्रैवल करेगा, स्पीड ऑफ लाइट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। जिसका लेमडा ज़्यादा, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा।
खतरे का निशान ये तो समझ में आ गया। इसके बाद ये है सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोलता है आकाश का जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। आपको बहुत लोगों को इसमें से नीला सबको याद होगा, लगभग 99% लोगों को ना काला याद होगा कि जब स्पेस में जाते हैं तो आकाश काला दिखाई देता है, सॉरी काला दिखाई देता है, लेकिन आपको रीजन अच्छे से नहीं पता होगा कि काला क्यों दिखाई देता है। चलिए आज के बाद अब आप नहीं भूलेंगे काला क्यों दिखाई देता है। नीचे से तो नीला दिखाई देता है, नीचे से नीला इसलिए दिखाई देता है जब यहाँ से देखेंगे तो नीचे ही तो धुलकन है, और जब धुलकन से टकराएगा लाइट तो यहाँ ब्लू कलर फैल जाएगा, और यहाँ पे ब्लू कलर फैलेगा वो मेरे आँख के पास आएगा क्योंकि वही नज़दीक होगा, तो वहाँ से नज़दीक ब्लू कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम ऊपर चले जाएंगे यानी कि वायुमंडल से ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ तो कोई धुलकन है नहीं, और जब धुलकन है नहीं तो वहाँ लाइट जब आएगी सूरज से तो वह तो कहीं टकराएगी नहीं, जब धुलकन है नहीं तो टकराएगा कहाँ से? जब टकराएगी ही नहीं लाइट तो लाइट फैलेगी ही नहीं, लाइट फैलेगी नहीं तो आपके आँख में नहीं जाएगा, और जब आपके आँख में लाइट नहीं जाएगा तो क्या दिखेगा? जब मेरे आँख में कोई कलर नहीं आएगा तो क्या दिखेगा? काला दिखेगा। तो यही है, जब आँखों में कोई कलर नहीं आता तो मुझे काला दिखता है। ऐसे भी सारे कलर जब ऑब्जर्व हो जाता है मेरी आँख में कोई नहीं आता तो काला दिखता है, चीज़ें ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट जो है टकराता ही नहीं है, धुलकन ही नहीं है तो टकराता ही नहीं है, और टकराता नहीं है तो मेरे पास आँखों के पास आता नहीं है, इसलिए वो काला दिखाई देता है। सुबह और शाम में सूरज लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका परिकिरण ज़्यादा होती है। देखिए परिकिरण ज़्यादा नहीं होती है, परिकिरण यहाँ पे कम होती है, ये आप रख लीजिए। यहाँ परिकिरण कम होती है, यहाँ पे कम आ जाएगा, ठीक है। और बिखराव कम होती है, परिकिरण और बिखराव कम होती है। लेकिन सबसे मेन रीज़न जो है लाल दिखाई देने का, देखिए होता क्या है, इस तरीके से जब इस तरीके से यहाँ मान लीजिए सन है, यहाँ से सन है तो यहाँ पे काफ़ी दूर हो जाता है, और जब दूर हो जाता है यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ब्लू दिखना चाहिए लेकिन नहीं दिखता, इसलिए क्योंकि रेड कलर जो है ना, ब्लू कलर फैलता तो है लेकिन ये नज़दीक नहीं होने के कारण ब्लू कलर नहीं दिखता है, दूर होने के कारण ब्लू कलर नहीं दिखता है, तो रेड कलर ही मेरे पास पहुंच जाता है। तो यहाँ से सिर्फ जब दूर रहता है सूरज तो यहाँ पे रेड कलर दिखता है, वही जब यहाँ पे ऊपर आ जाता है तो यहाँ ब्लू कलर हर चीज़ दिखने लगता है, आसमान, यहाँ से सब चीज़ रेड कलर दिखता है। तो ये होता है। ऐसे भी यहाँ जब आता है तो इक्वली सब जब वाइट दिखता है, इसका मतलब क्या है कि आपको बिखराव जो है सभी कलर का सेम हो रहा है, इसीलिए आपको वाइट कलर दिखने लगता है। यहाँ पे रेड इसलिए दिखता है क्योंकि रेड जो है ना दूर से ट्रैवल करता है, रेड ही आ जाता है, बाकी सब नहीं आ पाता है, मेरी आंखों के पास नहीं पहुँच पाता है, इसलिए हमेशा मुझे जो है रेड ही दिखता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, आपका कमेंट का मुझे पूरा ये रहता है कि आपको जो है ना कमेंट हम अगले अगले सेशन में लें कि आपका क्या प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखिए, मोस्ट सेंसिटिव कलर ऑफ द ह्यूमन आई जो है ना येलो है, ग्रीन है, इसीलिए बस को जो है ना येलो से कलर से किया जाता है क्योंकि हमारा आंख जल्दी से देख ले और कभी भी ठोकर उकर न लगे इस तरीके से, ठीक है, और देखने में अच्छा लगे, कभी इरिटेट ना हो, तो इसलिए आपको स्कूल बस को पीला कलर से रंगा जाता है। इसके बाद डॉक्टर को आप देखते होंगे कि ग्रीन कलर का पर्दा वगैरह होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो है ना इरिटेट नहीं हो रोगी, कम से कम उससे तो उनको अच्छा महसूस हो। पता चला कि उसमें रेड कलर लगा दिया, रोगी जो है ना ऐसे ही पागल हो गया, तो इसलिए जो है आपको ग्रीन कलर रखा जाता है। चलिए आगे है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप देखिए हम लोग परिकिरण पढ़ चुके हैं, आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन बहुत लोग को पढ़ा भी होगा, 10th में डिटेल से पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जिस मीडियम से लाइट जाए उसी मीडियम में लौट गया तो प्रकाश का परावर्तन कहता है। टकराने के बाद लाइट जब गया और टकराने के बाद उसी मीडियम में लौट गया तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पे I इक्वल टू R होता है, दो लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, एक तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि आपतित किरण और आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों इक्वल होगा, I और R दोनों इक्वल होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होगा। इसके बाद इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये दो लॉ होता है। तो यहाँ से ये ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना यहाँ से। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि मान लीजिए नॉर्मल से जितना एंगल बना के आता है उतना ही एंगल बना के जाता है। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि यहाँ जो है ना दर्पण से
यहाँ मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि ये आपका प्लेन मिरर इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ बना देता हूँ। जब ये नॉर्मल है, ये जो है ना यही 35 है, अगर 35 है मान लीजिए, तो 35 पे तब कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55। अब 55 तो 55 बना के जाएगा। पूछ रहा है कि जो है ना इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कितना कोण बनाता है, तो 110 हो जाएगा। क्योंकि आपको एंगल थोड़ा सा जानबूझ के घुमाया गया है, क्योंकि 35 डिग्री दिया गया सरफेस से, तो ये ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड या नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ये तो पढ़ा दिया है। प्रवर्तन के नियम सभी दर्पण समतल, अवतल, उत्तल पर कार्य कार्य करती है। देखिए प्रवर्तन का नियम जो है ना हर जगह लगता है, चाहे कोई भी दर्पण हो, समतल, उत्तल, ऊबड़ खाबड़ जैसा भी हो, सब पे लागू होता है। और वहाँ पे थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल के हिसाब से चलता है, वो अपने लॉ जो है पालन करता है। इसीलिए स्मूथ सरफेस जब रहेगा तो इस तरीके से जब कोई लाइट आता है तो इसी तरीके से जाता है वो, ठीक है, पैरेलल आता है तो पैरेलल जाता है। इसके बाद जब कोई रफ सरफेस रहेगा, तो रफ सरफेस रहेगा तो उसका क्या होगा, उसका इस तरीके से रहेगा तो उसका तो आपका जो है कहीं नॉर्मल, इसका नॉर्मल ऊपर गया, इसका नॉर्मल इधर हो जाएगा, इसका नॉर्मल इधर हो जाएगा। जब नॉर्मल ही इधर उधर हो गया, तब जब कोई लाइट इधर भी पैरेलल आएगा तो ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसे जाएगा, ये तो कहीं ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, ठीक है, वो तो लॉ के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, यहाँ पे जो है ना स्मूथ जो है ना आपको पैरेलल नहीं जाएगा कोई भी लाइट, ये आप ध्यान रखिएगा। आपतित किरण परावर्तित किरण समान चाल से चलती है, हाँ ये ध्यान रखिएगा आपतित किरण से। अब इसके बाद में एक यहाँ पे इमेज दिया गया है जो काफ़ी अच्छा है, कि जब मिरर को रोटेट किया जाता है थीटा से, तब रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तित किरण वो 2 थीटा से रोटेट कर जाती है। तो मिरर यहाँ लिखा हुआ है, मिरर इज रोटेटेड बाई एन एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाई एन एंगल 2 थीटा। जब 30 से अगर मिरर को रोटेट करते हैं तो 60 से रोटेट कर जाता है, 60 से रोटेट कर जाता है क्या, रिफ्लेक्टेड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जब हम जो है ना ये लिया गया था, देखिए जैसे यहाँ पे लिया गया है इस तरीके से, जैसे आप रोटेट करते हैं, जैसे आप मिरर इस तरीके से करते तो इसका नॉर्मल भी तो चेंज हो जाता है। इधर पहले नॉर्मल यहाँ था, पहले एन यहाँ था, अब एन डैश यहाँ हो गया है, अब एन डैश यहाँ हो गया है, ठीक है। तो आप जब रोटेट करेंगे तो आप जब, अब लाइट भी तो इस तरीके से, जब लाइट जा रही थी, पहले लाइट इस तरीके से गुजार रहे थे, अब लाइट जो गुजारिएगा आप तो इस तरीके से गुजारिएगा। तो जिस तरीके से जो है ना यहाँ से 2 थीटा, यानी कि पहले से तो थीटा रोटेट कर ही रहा होगा नॉर्मल से, अब 2 थीटा रोटेट कर जाएगा। तो इतना खाली ध्यान रखिएगा, बस ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, आप इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से ही रोटेट करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल में चेंजिंग नहीं हुआ है इसलिए। चलिए बस खाली मेन पॉइंट आपको याद रखना है और कुछ ज़्यादा नहीं है। अगला है, इफ़ द एंगल बिटवीन द टू मिरर इज 90 डिग्री, द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे यानी कि बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर। कहता है, इसको भी एक बार समझ लीजिए, कि अगर दो मिरर 90 डिग्री पे है, तो इन दो मिरर 90 डिग्री पर जब कोई भी लाइट अगर निकलता है, कोई भी लाइट इधर निकलेगा, तो ये लाइट जब बाहर निकलेगा ना, तो ये पैरेलल जो है आपको इस तरीके से आएगा, तो पैरेलल निकलेगा, एक तरीके से 180 डिग्री का कोण बनाकर निकलेगा। तो जब दो मिरर 90 डिग्री पे हो तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों के दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगर अगर ये 60 डिग्री पे हो, अगर ये दोनों ये 60 डिग्री पे हो मिरर, तो मिरर अगर 60 डिग्री पे हो, तब इसमें जो है जब कोई लाइट आती है, तो जब कोई लाइट किसी एक मिरर के पैरेलल आती है, तो वो जब लाइट निकलती है तो ये दूसरे मिरर के पैरेलल निकल जाती है। किसी एक मिरर के पैरेलल जब लाइट आती है तो दूसरे मिरर के पैरेलल निकलती है, यहाँ ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। अब अगला देखिए, नोट करके लिखा हुआ, लाल रंग ही क्यों दिखाई देती है, क्योंकि 6 रंगों को अवशोषित कर लेती है, लाल रंग को परावर्तित कर देती है। ये तो पहले से पता है कि जो रंग, कोई भी कलर इसलिए दिखता है क्योंकि वो कलर परावर्तित होकर मेरी आंखों पर आती है, इसीलिए वो कलर मुझे दिखती है। जैसे वाइट कलर इसलिए दिखती है क्योंकि वाइट कलर की सारा कलर जो है ना परावर्तित होकर मेरी आंखों में आ जाती है, तो वाइट कलर दिखता है। अगर सारा के सारा कलर ऑब्जर्व कर लिया जाए, कोई कलर मेरे पास नहीं आए, तो वहाँ पे काला दिखता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए गर्मी में काला काला जो है ना कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सारे कलर ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए मुझे ज़्यादा गर्मी लगता है। वाइट कपड़े में कम गर्मी लगता है।
तो गर्मी के मौसम में हमेशा वाइट कपड़ा पहननी चाहिए। चलिए अगला देखिए, ऑब्जेक्ट अपीयर इन द ब्लैक कलर बिकम्स इट ऑब्जर्व द ऑल कलर्स, ये तो बता चुका हूँ। एंड ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑफ द वाइट कलर बिकम्स रिफ्लेक्टेड ऑल कलर्स, ये सारे बता दिया। सफ़ेद कलर इसलिए दिखता है क्योंकि सारे कलर जो है ना, सारे कलर क्या होता है, सारे कलर जो है मेरे पास आता है इसलिए सफ़ेद दिखता है। लाल रंग का गुलाब में हरे प्रकाश जो है ना काला दिखता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की दर का न्यूनतम, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है एक तरीके से। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है ना, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा जो है किस में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा लाल और नीला में होती है, ध्यान रखिएगा। कभी भी हरा में नहीं होगा। तो हरा पत्ता होता है इसलिए हरा में जो है ना, आप ध्यान रखिएगा, बहुत लोग हरा मार देंगे लेकिन हरा में नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हरे कलर में काफ़ी कम प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा ही नहीं ऐसे। तो लाल और नीला याद रखिएगा कि लाल और नीला में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होती है। अब है, हम पढ़े रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन पढ़ चुके हैं, अब अपवर्तन पढ़ेंगे। अपवर्तन, ये 3 टॉपिक आज जो है ना, 3-4 टॉपिक आज देख लेते हैं। चलिए अपवर्तन में क्या है, अपवर्तन उसको कहते हैं, अपवर्तन मेन जो घटती है ना, वो जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो है ना कम या ज़्यादा होती है। उसके कारण से जो है ना डेविएट कर जाता है लाइट। और लाइट डेविएट करने का वो भी रीज़न है, दूसरा रीज़न ये भी है कि आपका जो मीडियम जब चेंज होता है, इसके कारण से भी हो जाता है। तो मेनली अगर आपसे रीज़न पूछे तो आपको स्पीड ऑफ लाइट जो है ना चेंज होने के कारण ये हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है, इसके बाद जो है वेवलेंथ चेंज हो जाता है, ये 2 चीज़ें चेंज हो जाता है लाइट का, तो ये ध्यान रखिएगा। और फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है, कलर नहीं चेंज होता है। तो व्हेन लाइट इंटर वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो इवन कॉल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे आपको 2 केस यहाँ दिखाया गया है, दोनों को उसको आप ध्यान से देखिए। पहला है कि एयर से लिया गया है वाटर, एयर वाटर, यानी कि विरल से सघन, यानी कि रेयर से डेंसर। तो यहाँ पे देखिए लाइट को सीधा निकलना चाहिए इधर, लेकिन इधर नहीं निकला है, नॉर्मल की तरह झुक गया है। यानी कि जब इधर डेंसर आ गया ना, दबाव ज़्यादा पड़ा है एक तरीके से मान लीजिएगा, तो नॉर्मल की तरफ चला जाएगा, इसे याद रखिए आप, नहीं तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आर जो है ना, आपको दिख रहा होगा कि आई ज़्यादा है आर से, और स्पीड यहाँ पे कम हो गया है, वेवलेंथ भी कम हो गया है। तो स्पीड और वेवलेंथ कम हो गया है, आई यहाँ पे ज़्यादा है आर से। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें हैं, आर ज़्यादा हो जाएगा आई से, स्पीड बढ़ जाएगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगा। क्यों स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है, वाटर से एयर में जाएगा तो बढ़ेगा ही। आपको भी पता है एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, वाटर में कम होता है, जैसे साउंड का उल्टा होता है। इसके बाद जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की कौन सी गुण नहीं बदलती है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, कलर नहीं बदलती है। तो इसीलिए कलर ओनली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, आप ध्यान रखिएगा, किसी भी लाइट का कलर डिपेंड करता है ओनली फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे नहीं करता है। कभी भी पूछ ले कि कलर जो है ना, लाइट का कलर किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे नहीं करता है। अधिकांश लोग वेवलेंथ पे ही लगाते हैं, तो ये आप गलती मत कीजिएगा। स्पीड ऑफ लाइट, देखिए स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है, देखिए स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में जितना बार जो है ना लाइट इस तरीके से प्रोपगेट किया वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और लेमडा इसके बीच का दूरी कहलाता है लेमडा। तो ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगा, कि स्पीड ऑफ लाइट नहीं आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, मीटर पर सेकेंड ही तो होता है, तो इसका भी देखिए ना यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, लेमडा का मीटर, अब इसका फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना, 1 सेकेंड में 50 बार किया, तो 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया वही तो स्पीड कहलाता है। तो 1 सेकेंड में 50 बार ये वाइब्रेट किया है, एक वाइब्रेशन में लेमडा है, तो मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा यहाँ पे, तो स्पीड हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात समझना है। इसके बाद स्नेल्स लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ। ये होता है साइन आई बाई साइन आर, एक कांस्टेंट होता है, वही स्नेल्स लॉ है। साइन आई बाई साइन आर होता है, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे जब इस तरीके से आ जाता है, यहाँ से कोई लाइट आई है, इसके बाद जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन आपको मान लीजिए इधर झुक जाता है या किधर चाहे दूर भागेगा, तो साइन आई बाई साइन आर सब केस में ये लागू होगा, या कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट का मान एक तरीके से आप याद भी रख सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक में भी आपको दिया होगा।
तो आप याद रखते हैं वैक्यूम वैक्यूम का 1 होता है। इसके बाद एयर का भी लगभग उतना ही होता है। वाटर का 4/3 होता है 1.33। इसके बाद ग्लास का 1.5 होता है। डायमंड का 2.4 होता है, आप ध्यान रख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, तो आप ये भी ध्यान रखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि साइन एंगल में कोई यूनिट नहीं होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड मिनिमम इन सॉलिड में होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट जबकि साउंड में उल्टा हो जाता है। साउंड में वैक्यूम में तो चलता ही नहीं है एंड सॉलिड में मैक्सिमम होता है वहाँ पे, जबकि यहाँ मिनिमम होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम्स 3 × 10⁸ होता है। लगभग एयर में भी इतना ही माना जाता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ नथिंग कैन बी मूव फास्टर दैन द लाइट। कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर सकती, तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। अगला है एन इजकल टू रिफ्रैक्शन इजकल टू एन इजकल टू, आप ध्यान रख सकते हैं कि एन का जो फार्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये एन होगा c/v। तो आप ये याद रख सकते हैं। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि c का मान जो है ना, c का मान 3 × 10⁸ हो जाएगा, ये सबसे मैक्सिमम है। और मीडियम में तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी होगा कम होगा, तो 1 से हमेशा ज़्यादा होता है n का मान, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, इस तरीके से स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में निकाला गया है, 2 × 10⁸ होता है। इसके बाद स्पीड ऑफ वाटर, सारे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर दीजिए, आपको सब में आपको निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला जो है अगला देखिए, इसमें रेड लाइट का जो है, अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो रिज़ल्ट लिखा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट को आप ध्यान रखिए, 1 मिनट। इस रिज़ल्ट को आप ध्यान रखिए। ये एन इजकल टू जो होता है c/v अभी बताया था, और v जो होता है, v के बारे में अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि v जो होता है वो होता है लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो आप लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। तो v, अब n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है किस पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड हो गया, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रिफ्रैक्टिव 1/λ का। तो लेमडा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लेमडा बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, और लेमडा घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। अच्छा, इससे बहुत ही अच्छा एक चीज़ याद आता है। एक आपको ये याद होगा कि जैसे मान लीजिए कि लेमडा सबसे ज़्यादा जो होता है रेड लाइट का होता है, इसमें लेमडा जो है सबसे ज़्यादा रेड लाइट का होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो इसमें देखिए अब क्या एक निकल रहा है, एक यहाँ पे कंसेप्ट ये निकल के आया कि यदि किसी दिए हुए माध्यम में लाल रंग सबसे तेज़ और बैगनी रंग सबसे कम चलता है, दिए हुए माध्यम में लाल रंग सबसे तेज़ चलता है और बैगनी सबसे कम चलता है। सही बात है, लाल रंग सबसे ज़्यादा चलेंगे, तरंगदैर्घ्य लेमडा जितना ज़्यादा उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा। ये तो पहले से पता था कि लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा इंटू ए फ्रीक्वेंसी हो जाता है, वो तो है। रेड कलर में देखिए लेमडा ज़्यादा है, एन कम हो जाएगा। बस इसमें रिलेशन ये देख लीजिए एन में, ये आगे आपको काम आ जाएगा जब हम 7 कलर देंगे और उस पर ग्लास के माध्यम से देखेंगे, ग्लास ऊपर रख के, तब कौन सी कलर ज़्यादा उभरा हुआ दिखेगा, वो आपको ये काम आ जाएगा आगे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द मटेरियल, वेवलेंथ, टेम्परेचर, ये सारे पे डिपेंड करता है। तो ABC आ जाएगा आपको। एपरेंट डिप्थ, देखिए एपरेंट डिप्थ जो है ना, अब यहाँ से आपको काम आ जाएगा। एपरेंट डिप्थ जो क्या होता है, ये एक्चुअल डिप्थ बाई एन होता है। क्यों? एपरेंट डिप्थ हमेशा कम होगा। एपरेंट डिप्थ किसको कहते हैं? ये देखिए जैसे बाल्टी है, बाल्टी में आप एक सिक्का रखते हैं, तो सिक्का आपको यहाँ जो है ना आपको अंदर रहेगा, लेकिन आपको उभरा हुआ दिखाई देगा कि ऊपर है, इतना ऊपर। तो ये जो ऊपर से डिस्टेंस है, ये आपका अवास्तविक दूरी दिखाई दे रहा है यहाँ से, लेकिन वास्तविक दूरी तो यहाँ नीचे तक है, तो ये एपरेंट डिप्थ कहलाता है। तो एपरेंट डिप्थ हमेशा कम होगा एक्चुअल डिप्थ से, ध्यान रखिएगा। तो एपरेंट डिप्थ जो है ना, तो एक्चुअल डिप्थ को जब भाग करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो उसका जो है ना एपरेंट डिप्थ आ जाता है। ठीक है, तो एपरेंट डिप्थ आ जाता है। तो एपरेंट डिप्थ जितना कम रहेगा वो चीज़ें उतना ही उभरा हुआ रहेगा। तो एपरेंट डिप्थ उभरा हुआ कब होगा, एपरेंट डिप्थ कम कब होगा? तो एपरेंट डिप्थ कम तब होगा
जब एन का मान मैक्सिमम होगा, एन के मान मैक्सिमम तो एपरेंट डिप्थ कम। तो एन के मान जिसका मैक्सिमम होगा, तो एन के मान पता है किसका मैक्सिमम होता है, एन का मान मैक्सिमम होगा तो लेमडा कम होगा। और लेमडा कम किसका होता है, तो लेमडा जो कम होता है वो सबसे ज़्यादा जो वायलेट का होता है, इसीलिए वायलेट का एपरेंट डिप्थ कम होता है। यानी कि एपरेंट डिप्थ कम होता है मतलब ज़्यादा, एपरेंट डिप्थ कम मतलब ज़्यादा उभरा हुआ दिखता है। यहाँ आप कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझिए कि जब भी जो है यहाँ पे आगे चलिए थोड़ा सा दिया गया है। ये आपका जो है 1.4 अपर, यहाँ पे कुछ सवाल दिया गया है, उस सवाल को देख लेते हैं। 1.4 अपर्तनांक वाले द्रव को किसी बर्तन में गहराई में 15 मीटर महसूस किया जाता है, तो बर्तन की वास्तविक गहराई 15 मीटर महसूस किया जाता है, यानी कि अवास्तविक है। तो वास्तविक निकालना है, तो वास्तविक तो ज़्यादा होगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ज़्यादा करना है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद में 7 अलग अलग रंगों को अक्षरों को कांच अक्षर रखा गया है और कांच से रखी जाती है, और बैगनी सबसे ऊपर तथा लाल रंग सबसे नीचे दिखाई देता है। क्यों भाई बैगनी रंग सबसे ऊपर दिखाई इसलिए देता है क्योंकि बैगनी रंग का लेमडा क्या होता है, लेमडा कम होता है। और लेमडा कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो एपरेंट डिप्थ कम होगा, एपरेंट डिप्थ कम होगा तो उभरा हुआ दिखाई देगा। समझ में आया? एक बार और समझाता हूँ। बैगनी रंग का लेमडा कम होता है, बैगनी रंग का लेमडा कम होता है तो एन ज़्यादा होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज़्यादा होता है तो एपरेंट डिप्थ कम होता है, यानी कि अवास्तविक दूरी कम होता है। जब कम होगा यानी कि ऊपर से जितना कम होगा जितना ऊपर दिखाई देगा, ठीक है, जितना कम ऊपर से दूरी होगा उतना ही दिखाई देगा ज़्यादा उभरा हुआ। इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल सिर्फ आपको याद रखना, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ये जैसे तारों का टिमटिमाना, ध्यान से देखिए, यही सब आपको पूछता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तारों का टिमटिमाना ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन जो होता है ना, अलग अलग पॉइंट से अपवर्तन होने लगता है, इसलिए तारों का टिमटिमाना होता है। जैसे बहुत सारा धुलकन है, अलग अलग धुलकन से फिर टकराना, फिर वहाँ से टकराता है, फिर दूसरे धुलकन से टकराता है, इसलिए अलग अलग जो पॉइंट से चमकना स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग पॉइंट से आपको लगेगा कि लाइट आ रहा है, इसीलिए तारे जो है ना टिमटिमाने लगते हैं, आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आता है। पानी के बाल्टी में भरी कम गहराई दिखाई देना, ये सब जो है ना इसी के कारण है। इसके बाद सूर्य के वास्तविक समय से पहले उगना तथा वास्तविक समय के बाद छिपना, यानी कि 4 मिनट का अंतर आ जाता है। 2 मिनट पहले मुझे सूरज दिख जाता है, 2 मिनट बाद तक दिखते रहता है, तो 4 मिनट का दिन बड़ा हो जाता है। पानी से भरी बाल्टी के क्षण मुड़ी हुई दिखाई देना, पानी के भरी बाल्टी से सिक्कों का ऊपर दिखाई देना, ये सारे कारण जो है अपवर्तन के कारण हैं, रिफ्लेक्शन के कारण हैं। दोस्तों काफ़ी ध्यान से पढ़िए। अगला आ गया है चौथा, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, हम यहीं पे छोड़ेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ना कल से पढ़ेंगे, तो कल से कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों। इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा और नोट्स कीजिएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने कम से कम 10 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जितना भी ग्रुप है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, जहाँ भी हो, इसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों थैंक यू सो मच देखने के लिए अंत